देखो, इन द यस्टरडेज क्लास मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज। और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि थ्योरी मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो रेलेवेंट और एक इरेलेवेंट। रेलेवेंट मॉडल ये बोलते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन वैल्यू ऑफ फर्म को इम्पैक्ट करते हैं, और इरेलेवेंट ये बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन वैल्यू ऑफ फर्म को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। रेलेवेंट में एक तो एनआई अप्रोच था, एक ट्रेडिशनल अप्रोच था, ठीक है ना। इरेलेवेंट में मेन एनओआई और एमएम विदाउट टैक्स है, ठीक है। तो ये चार अप्रोच की हमने बात की थी, एनआई, ट्रेडिशनल, एनओआई और एमएम। सर मैं आपको पहली अप्रोच पढ़ा था एनआई, और मैंने कुछ अजम्पशन बताए थे जो सब थ्योरीज में काम आते हैं ना। पहला अजम्पशन था दो ही तरह के फंड है, कौन से? डेट इक्विटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा मार्केट में, मतलब प्रेफरेंस नाम की कोई चीज नहीं है। सेकंड बताया था टोटल एसेट फर्म के गिवन है, लिवरेज को चेंज कर सकते हैं, मतलब आप डेट इक्विटी चेंज कर सकते हो, बट डेट सेल करोगे तो इक्विटी आ जाएगी, इक्विटी सेल करोगे डेट आ जाएगा, बट टोटल अमाउंट क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टैक्सेस की कोई बात होती नहीं है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%, जितना कमाओगे उतना डिविडेंड दोगे। फाइनेंसिंग सेम है, रिस्क कांस्टेंट है और लाइफ परपीचुअल है। अब मैंने पहली अप्रोच जो चालू की थी वो चालू की थी एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। अब नेट इनकम अप्रोच में जो अपन ने बेसिक अजम्पशन पढ़े, उसके अलावा कुछ एडिशनल अजम्पशंस और हैं। जो अपन ने अजम्पशन पढ़े उसके अलावा एडिशनल अजम्पशन और है। पहला अजम्पशन क्या है? केडी इज ऑलवेज लेस देन केई। मतलब नेट इनकम अप्रोच क्या मानती है कि कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सेकंड हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर डेट कैपिटल बढ़ेगा तो अल्टीमेट क्या बढ़ती है बताओ? और रिस्क किसकी बढ़ेगी? बट इक्विटी की रिस्क बढ़ेगी, बट वो एडिशनल कंपनसेशन डिमांड नहीं करेंगे। मतलब डेट बढ़ने से उनकी रिस्क बढ़ेगी, और रिस्क बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है वो क्या ज्यादा मांगेंगे? रिटर्न। बट यहां ये अजम्पशन ले लिया कि डेट बढ़ने से रिस्क तो बढ़ रही है, बट वो कोई एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं डिमांड कर रहे। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब इंक्रीज इन डेट विल नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ये हम लोगों ने दो एक और पॉइंट डिस्कस किया था। अब इसका मैंने ना आपको जो ग्राफ बताया था वो कुछ ऐसा ग्राफ था, केडी था, के ई था, सॉरी ऊपर के ई था इधर, और इधर मैंने बताया था के ओ। अब इस ग्राफ का लॉजिक समझो। देखो, इस ग्राफ के अंदर हम लोग क्या मानते हुए चलते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये दोनों क्या रहते हैं हमेशा, या ये चेंज नहीं होते? कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये दोनों क्या रहते हैं हमेशा, ये चेंज नहीं होंगे। और जैसे जैसे कैपिटल के अंदर क्या बढ़ता जाएगा? डेट। अब इसने क्या अज्यूम किया? डेट सस्ता सोर्स है कि महंगा सोर्स है इक्विटी से? तो अगर आपको कॉस्ट को कम करना है तो आप किसको बढ़ाते जाओ? सस्ते सोर्स को बढ़ाओ। तो फर्म का सबसे कम कॉस्ट वहां होगा जब फर्म प्योरली किससे फाइनेंस होगी? डेट से फाइनेंस होगी। मतलब इस अजम्पशन को वापस समझने की कोशिश करना। देखो, जैसे कल मैंने आपको बताया था, सुनो मेरी बात, ये क्या होता है? इसका मतलब वैल्यू ऑफ क्या था बोलो? इसका मतलब वैल्यू ऑफ डेट। अब जैसे मान लो इंटरेस्ट है 50,000 का और डेट की कॉस्ट है 10%। 50,000 का इंटरेस्ट और डेट कितने का है? तो बताओ व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ डेट? डेट कितने का है? एग्री करते हो? 50,000 का इंटरेस्ट और डेट की कॉस्ट 10% है, डेट का वैल्यू कैसे निकाला? अच्छा, इसी तरह अगर मेरे को वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है
तो इनका जो डिविडेंड दे रहे हैं इनको, उसमें क्या डिवाइड कर दें, या मैं ऐसा बोलूं डिविडेंड दिया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। जैसे डेट को जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था ना, आप चेक करो। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन के, ये क्या हो जाएगा आपका। अब मेरे को बताओ वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, पहले ये देखो। अब अपन है ना, मैं आपको पहले एक और अप्रोच समझाता हूं तो आपको क्या बहुत थोड़ा नहीं समझ में आ जाएगा। ये जो दो अप्रोच है, मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को वैल्यू ऑफ डेट निकालना है तो एक तो क्या चाहिए मेरे को, और क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है तो चाहिए अर्निंग अवेलेबल फॉर और के। अब आप एक चीज समझना, एनआई अप्रोच में क्या कांस्टेंट है, केडी और केई कांस्टेंट है, और ये हमेशा क्या होंगे आपको क्वेश्चन में, ये कांस्टेंट है। और जैसे जैसे आप किसको बढ़ाते जाओगे, डेट को, आपका क्या कम होता जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट कम होती जाएगी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर डेट और इक्विटी गिवन है तो डेट केडी गिवन है और केई गिवन है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, तो हम क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ डेट और इक्विटी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ इक्विटी, और इसमें जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो हमेशा रेसिडुअल वैल्यू होगी, मतलब जो बची हुई वैल्यू ऑफ फर्म होगी हमेशा। रेसिडुअल मतलब वैल्यू ऑफ फर्म विल डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी। मैं जब, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, तीन चीज है, केडी, केई, केओ, इसको यूज करके क्या निकलेगा, इसको यूज करके क्या निकलेगा, और इसको यूज करके क्या निकलेगा। अब अगर ये दोनों गिवन है तो आप डेट इक्विटी निकाल सकते हो, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा। अगर ये गिवन है तो क्या निकल जाएगा, जब मैं एनओ सेकंड पे जाऊंगा ना, एनओ अप्रोच पे, तो वहां पता है क्या कांस्टेंट होगा, केओ और, तो वैल्यू ऑफ फर्म आप निकाल लोगे और वैल्यू ऑफ डेट निकाल लोगे, बट जो बचेगा वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो जैसे यहां मैं बोल रहा हूं ना, एनआई के अंदर क्या गिवन है आपको, और ये क्या है, तो ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, और वैल्यू ऑफ फर्म आखिरी में निकलेगी, रेसिडुअल मतलब आखिरी में निकलेगा। और जब मैं आपको एनओआई अप्रोच पढ़ाऊंगा तो एनओआई में क्या बोलूंगा पता है, केडी और केओ कांस्टेंट है, तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, और वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, ये इक्विटी रेसिडुअल है वहां पे एनओआई में, मतलब एनआई के अंदर आप ग्राफ देखो, हमको केई और केडी गिवन है, और एनआई अप्रोच ये बोलती है कि केडी इज ऑलवेज लेस देन केई, और फर्म की वैल्यू मैक्सिमम वहां होगी जहां फर्म प्योरली किससे फाइनेंस होगी, डेट, क्योंकि डेट सस्ता सोर्स माना है इसने फाइनेंस का। और इसने क्या बोला है कि डेट अगर बढ़ाओगे, अगर आपको ओवरऑल कॉस्ट कम करनी है तो किसको बढ़ाते जाओ, डेट को बढ़ाते जाओ। लेकिन डेट बढ़ाने से इक्विटी का रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं होगा, इसका असम्पशन ले लिया इसने। तो वैल्यू ऑफ फर्म इज द रेसिडुअल वैल्यू इन केस ऑफ एनआई अप्रोच। आई बात समझ में, एग्जांपल कराता हूं, अभी समझ में आ जाएगा, देखो आप जैसे एग्जांपल देखो,
ईबीआईटी 5 लाख है, कंपनी का 10%, 10% क्या चीज है बच्चों? केडी। 20 लाख डिबेंचर है, इक्विटी की रेट 16% है, मतलब केई कितना गिवन है? केई गिवन है, केडी गिवन है। अब बताओ केई से क्या निकल जाएगा, इससे क्या निकल जाएगा? अब बताओ, ध्यान देना। ईबीआईटी 5 लाख है, अभी एक बार सिर्फ देखना, लेस कर दिया मैंने इंटरेस्ट। अभी सिर्फ देखो कॉपी, बाद में आप समझो पहले। 20 लाख पे 10% कितना इंटरेस्ट होगा? ये क्या आ जाएगा? टैक्स तो है नहीं यहां पर, प्रेफरेंस नाम की कोई चीज है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर कितना? अभी सिर्फ देखना, कॉपी सब बाद में करेंगे। नाउ व्हाट इज योर के ई? 16%। तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ इक्विटी? 3 लाख अपॉन 16%, 18 लाख। व्हाट विल वैल्यू ऑफ डेट? अपन ने वैसे निकाल रखा है 2 लाख, और गिवन भी है 20 लाख। चाहो तो 2 लाख अपॉन 10% करो, डायरेक्ट गिवन है वैसे ही अपने को। बताओ वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी? तो ये आखिरी में निकला था, रेसिडुअल बोलते हैं। और अब मेरे को बताओ, अगर मैं केओ निकालना चाहूं वो क्या होगा? ईबीआईटी कितना है अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म कितना है? कितना आता है? व्हाट इज योर के ओ? 12 पॉइंट। ये मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बोलो आई बात समझ में? वापस समझाओ। ये एनआई के अंदर होता है, वैल्यू ऑफ फर्म आखिरी में निकलेगी। और अब आप अगर डेट और बढ़ा दोगे तो केओ कम होता जाएगा आपका, जितना जितना डेट बढ़ता है उतना केओ क्या होता जाएगा? कम। करो कॉपी, करो करो कॉपी फटाफट। करो फटाफट। हो गया?
कॉपी कर लिया? इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, पेज नंबर 5.7 है ना? इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 5.7 सबने कर लिया? हो गया? अब पहले एनओआई पे आ जाओ। एक इलस्ट्रेशन नंबर 3 वैसे देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, देखो, डिटरमाइन द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ डेट 11% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13% है, परसेंटेज ऑफ डेट ऑन टोटल वैल्यू 0%, डेट ऑन टोटल वैल्यू 0% डेट है, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी बताओ? अगर 0% और 100% इक्विटी है, कॉस्ट कितनी हो जाएगी? अच्छा, डेट कितना है तो इक्विटी कितना हो जाएगा? अपने को क्या निकालना है? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बताना है। ऑप्टिमम मतलब वो जहां पे कॉस्ट क्या होगी सबसे लोएस्ट। ऑप्टिमम कैपिटल वो होगा जहां पे कॉस्ट क्या होगी सबसे कम होगी। बताओ, डेट 11%, इक्विटी 13, डेट 0 है तो कॉस्ट कितनी आ गई? 13। सेकंड केस देखो, डेट 11 है, इक्विटी कितना है और डेट कितना है टोटल कैपिटल का, तो 0.1 डेट है, तो 0.1 इंटू वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालो ना। वेटेड कैसे निकालते हैं भाई? ये वाली कॉस्ट 10% फंड्स के लिए और ये वाली कॉस्ट 90% फंड्स के लिए, तो 0.11 इंटू 0.9 प्लस 0.13 0.11 इंटू 0.1 0.13 इंटू 0.9। नहीं आया समझ में? अरे 11% डेट की कॉस्ट है, वो फंड 10% ही है, और 13% इक्विटी कॉस्ट है, वो फंड 90% है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होगी? ऐसे ही अब इक्विटी 20%, डेट 20% है, तो 11.6 इंटू 0.2 करो प्लस 14 इंटू 0.8। भाई डेट 20%, इक्विटी 80% हुआ, तो कितनी आएगी कॉस्ट? 12.6 सारी चेक करो। मेमोरी ले लो ना, 11.6 इंटू 0.2 मेमोरी प्लस और 14 इंटू 0.8 मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल कर लो, 13.52 आ रहा है, आ रहा है। नेक्स्ट देखो, अब 0.3 है तो 0.3 डेट है, तो 12 इंटू 0.3, 0.3 मतलब 30% होता है, ध्यान रखना। 0.3 मीन्स 30%, तो 12 इंटू 0.3 और 15 इंटू 0.7 कितना आया? 14.1। ऐसे अगला वाला 13.4 है और 16 पे 0.6 है, तो 13 इंटू 0.4, 16 इंटू 0.6। अगला वाला 15 इंटू 0.5, 18 इंटू 0.5, 7.5 और 9, 16.5 हो जाएगा ये तो। और लास्ट 18 इंटू 0.6, 20 इंटू 0.4, तो सबसे बेस्ट कैपिटल कब होगा? जब सम की कॉस्ट क्या है? सेकंड इज द बेस्ट बिकॉज लोएस्ट कॉस्ट, WAC ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अपन पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर, उसमें और डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। बोलो समझ आया सबको? एनी डाउट? क्लियर सबको ये वाला क्वेश्चन? तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी कर लेना आप लोग, है ना? लिख लो आगे, इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 5.10। मैं करवाऊंगा तो नहीं कॉपी में?
अब सेकंड अप्रोच है एनओआई अप्रोच। देखो, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब ये क्या बोलता है? एज पर दिस अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स irrelevant in deciding, लिखते जाओ, वैल्यू ऑफ फर्म। KD and KO are always constant. ठीक है, अब ये वाला समझना ध्यान से। एनओआई अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम। अब एनओआई अप्रोच क्या बोलता है, ध्यान सुनना। हमने एनआई में क्या पढ़ा था, बताओ क्या कांस्टेंट है? और ये पढ़ा था। और अगर फर्म को केओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कम करना हो तो क्या बढ़ाते जाओ, तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये अपन ने एनआई के अंदर पढ़ा था। अब एनओआई क्या बोलता है कि ये सिचुएशन मान लो सही है, और डेट को बढ़ाते जाओ, क्या कम करने के लिए, बट एनओआई ने सेकंड अजम्पशन चेंज कर दिया। ठीक है मुक्ति, आजा इधर, आजा आजा इधर, आजा आजा, फटा फटाफट। अब क्या बोल रहे, हमने डेट को क्यों बढ़ाया था, बताओ बेटा, क्या कम करने के लिए? क्यों हमने सोचा डेट को बढ़ाएंगे तो ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूं एनओआई अप्रोच की, तो एनओआई अप्रोच ये बोलता है डेट को बढ़ाओगे तो केओ कम तो होगा, लेकिन डेट को बढ़ाने से अगर आप केओ कम करने जाओगे तो जो सेकंड अजम्पशन थी ना कि डेट बढ़ने से इक्विटी का रिस्क चेंज नहीं होता, ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे, वो अजम्पशन इसने विथहोल्ड कर दिया। बोले ऐसा होता ही नहीं है कि अगर आप डेट को बढ़ाओगे, क्या सोचते हो कि डेट सस्ता सोर्स है फंड का? अगर डेट को बढ़ाओगे क्या सोचते हुए कि डेट सस्ता सोर्स है। देखो ये चैप्टर में, इसके बाद ये अप्रोच हुई, अगली एमएम अप्रोच, इनको रटना ही है आपको। इसमें दिमाग साइड में रख के पढ़ना है इस वाली थ्योरीज को, तो ये इन सब ने अजम्पशन होल्ड है तो ही थ्योरी चलती है, जबकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ट्रू नहीं है। इससे भी ज्यादा खतरनाक आगे एमएम अप्रोच है, उसने अपने अजम्पशन लेकर के उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें लॉजिक बहुत ज्यादा नहीं है थ्योरीज में। तो इसने क्या बोला, अगर डेट को बढ़ाओगे तो क्या कम हो जाएगा? आपने क्या सोचा, डेट को बढ़ाने से क्यों कम होगा? बस सेकंड अजम्पशन चेंज कर दिया इसने कि डेट को बढ़ाओगे, सोचते हो सस्ता सोर्स है फंड का, तो क्या कम करने जा रहे हो, क्यों? बट यहां पे किसकी रिस्क बढ़ जाएगी, और इक्विटी वाले लोग ज्यादा पैसा मांगना चालू करेंगे।
तो जो आपका पर्पस था डेट को बढ़ा करके केओ कम कर दो, वो बैठेगा नहीं, क्योंकि कौन ज्यादा मांगेगा आपसे? वो मानेंगे उनकी रिस्क बढ़ रही है, और क्योंकि इनकी रिस्क बढ़ रही है तो आप क्या कम करने जा रहे थे? तो अब आप इक्विटी को, अब वो अजम्पशन चेंज कर दिया इसने, बोले इक्विटी रिस्क बढ़ेगी, इक्विटी ज्यादा मांगेंगे, और इक्विटी ज्यादा मांगेंगे तो केओ वापस क्या रह जाएगा आपका? कांस्टेंट, क्योंकि ज्यादा आप इसको बढ़ा रहे हो केओ कम करने के लिए, बट वो जो केओ आप कम कर ही नहीं पाओ, जितना कम किया हो किसको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा? इक्विटी, और इक्विटी को दोगे तो केओ वापस क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट। तो इसने क्या बोला, केडी और केओ ये क्या है? अब ये कांस्टेंट केडी किसको यूज करेगा निकालने के लिए? इससे क्या निकालोगे? तो इसमें क्या होगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज अ रेसिडुअल, और वो क्या होगा? माइनस वैल्यू ऑफ डेट। तो इसमें जैसे अपन ने ऊपर किया था ना, इक्विटी निकाला था, इसमें इक्विटी निकलेगा, इसमें क्या निकलेगा? पहले डेट और वैल्यू ऑफ फर्म। आई बात समझ में? अब इसका ग्राफ देखो एक बार, आपको थोड़ा समझ आता है नहीं आता है? ये ग्राफ देखो, केडी कांस्टेंट है, के डब्ल्यू के ओ, केओ कांस्टेंट है, और क्या चेंज है? आपने डेट को बढ़ाया, ये सोचते हो केओ कम हो जाएगा, बट वो ज्यादा, जैसे जैसे डेट बढ़ा रहे हो कौन ज्यादा डिमांड कर रहे हैं आपसे? तो इक्विटी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो मेकिंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट। तो मतलब आप कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी करो, आप सोचो 20 का इक्विटी, 80 का डेट है, अब बताओ 20 इक्विटी 80 डेट, और अगर इक्विटी 60 हो और डेट 40 हो, तो ये फर्म का वैल्यू क्या रहना हमेशा? कांस्टेंट, क्योंकि आपका जो आप डेट को कम कर रहे हो, ज्यादा पैसा किसको देना पड़ेगा? इक्विटी को। तो इसलिए क्या बोला, कैपिटल मिक्स कुछ भी हो फर्म का वैल्यू क्या रहेगा? लेकिन अब एनआई ने क्या बोला कि अगर आप किसको बढ़ाते जाओगे ये बढ़ता जाएगा, तो बताओ क्या कम होता जाएगा आपका? तभी तो बोल रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से वैल्यू ऑफ फर्म पे इंपैक्ट पड़ता है, रेलेवेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर। और इसने क्या बोला, एनओआई ने, इररिलेवेंट है, कैपिटल चेंज करने से वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क नहीं पड़ता। फिर समझाऊं क्या? शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? समझ आ गया सबको? ठीक है, तो ये ग्राफ बना लो एक बार आप लोग, एनओआई में ग्राफ बना लो, इसको के ओ लिख देना है ना, के ओ, के डी और के ई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लेवरेज। लेवरेज मतलब डेट। करो, कॉपी करो फटाफट। कर लिया? एग्जाम्पल देखते हैं, देखो आ जाओ। अब आप देखो ईबीआईटी कितना है, ध्यान दो, देखो इलस्ट्रेशन 4, ईबीआईटी कितना है? कॉस्ट ऑफ डेट 10% है, और करंटली फर्म 15 लाख का डेट एम्प्लॉय कर रही है, केओ 15% है, तो केडी 10% है, केओ 15% है। अब बताओ सब लोग इधर ध्यान देंगे, ईबीआईटी 5 लाख,
15 लाख के डेट पे क्या ब्याज है? तो 1.5 लाख का ब्याज हुआ, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी कितना आया? 3.5 लाख। ये क्लियर है? अच्छा, के ओ गिवन है, के ओ को यूज करके क्या निकलेगा भाई? मैंने आपको बताया था के ओ इज ईबीआईटी अपॉन, तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा? इस 15% को इक्विटी से डिवाइड मत कर देना, ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी है। 3.5 लाख को डिवाइड मत कर देना 15% से। अब बताओ फर्म की वैल्यू क्या होगी? 5 लाख का ईबीआईटी है, तो 33,33,333। डेट का वैल्यू कितना है? 15 लाख। तो 15 लाख प्लस ये तो फर्म का वैल्यू है, से माइनस करो 15 लाख, तो 18,33,000 किसका वैल्यू बच जाएगा? इक्विटी का। और अगर इक्विटी के ई निकालना है तो 3.5 लाख किससे डिवाइड कर दूं मैं? तो के ई आ जाएगा। लिख लो तुम लोग, एक बार लिखो, लिखो ईबीआईटी 5 लाख। कितना है बताओ इंटरेस्ट ऑन डेट? 15 लाख पे 10%, तो ये अपना ईबीटी आ जाएगा। तो ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? 15%। तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ जाएगा? 5 लाख अपॉन 15% कितना आता है? तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आएगी? वैल्यू ऑफ फर्म माइनस बताओ कितना वैल्यू डेट का है? कितना आ रहा है? ये अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। बोलो आया समझ में? हो गया? इसमें कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? वापस समझाओ। तो ये अपना एनओआई अप्रोच हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये एनओआई अप्रोच था, है ना? ठीक है, अब कल हम लोग करेंगे एमएम अप्रोच, विद टैक्स और विदाउट टैक्स। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।